हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? मौज बहार। तो बच्चों, लास्ट क्लास में पार्ट सी शुरू करा था हमने एसबीसी का, और चैप्टर 19, 20, 21 तीन चैप्टर मैंने आपको बताए थे 25 मार्क्स के आएंगे, याद है? लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 21 किया था। पहले मैंने चैप्टर 21 पढ़ाया है स्ट्राइकिंग ऑफ का। अब कुछ स्ट्राइकिंग ऑफ में जो बातें थी ना बेटा, उसका एक पॉइंट मैं लिंक करूंगा डॉर्मेंट कंपनी के चैप्टर में भी। तो आज हम चैप्टर नंबर 29 शुरू कर रहे हैं। जैसे ही 29 चैप्टर हो जाएगा, फिर हमारा एक चैप्टर बच जाएगा 20 चैप्टर, 25 नंबर का पार्ट सी हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लॉलीपॉप चैप्टर है, 1 घंटे के अंदर चैप्टर खत्म और सारे प्रोविजन आपको याद हो जाएंगे। इतना इजी चैप्टर है। देखो, डोरमेंट कंपनी क्या होता है। तो पहले तो ये जानिए बेटा, डोरमेंट कंपनी के गवर्निंग प्रोविजन कितने हैं। डोरमेंट कंपनी के ऊपर गवर्निंग प्रोविजन है सेक्शन 455। सिर्फ एक सेक्शन लगता है। जैसे हमने स्ट्राइक ऑफ में पढ़ा था, स्ट्राइकिंग ऑफ में कितने सेक्शन थे? 248 टू 252। पर डोरमेंट कंपनी के ऊपर कौन सा सेक्शन लगता है? सिर्फ एक सेक्शन लगता है, सेक्शन 455, प्लस इसके अलावा कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। अच्छा, डोरमेंट कंपनी के लिए अलग से कोई रूल्स नहीं बनाए। जैसे स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए तो अलग से रूल बनाए थे, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, इतना बड़ा रूल का नाम था, रूल्स 2014। डोरमेंट कंपनी के लिए कोई अलग से रूल नहीं है। डोरमेंट कंपनी के लिए कौन सा रूल है? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 कंप्लाई करते हैं। तो बेटा, गवर्निंग हमारे सेक्शन कितने हैं डोरमेंट कंपनी के ऊपर? गवर्निंग सेक्शन, गवर्निंग प्रोविजन। अगर मैं गवर्निंग प्रोविजन बात करूं तो दो है बेटा, एक तो एक सेक्शन पढ़ना है, दूसरा हमें रूल्स पढ़ने हैं। सो गवर्निंग प्रोविजंस में पहला गवर्निंग प्रोविजन सेक्शन 455। एक तो हमें डोरमेंट कंपनी के लिए सेक्शन 455 पढ़ना है, दूसरा कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। चलो जी, ये हमारे प्रोविजन है डोरमेंट कंपनी के। छोटा सा बेटा चैप्टर है, छोटा सा एक चैप्टर जिसमें काफी वेटेज है, एग्जाम आता है इससे। क्योंकि तीन ही चैप्टर है 25 मार्क्स के, तो या स्ट्राइक ऑफ आ जाता है, या फिर डोरमेंट कंपनी, या फिर इंसॉल्वेंसी वाला। बट आते सारे हैं चैप्टर। पांच पांच, कोई 10 नंबर का, कोई 5 नंबर का, पूछ लेते हैं ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगर आप गौर करो बेटा एक चीज, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सेटिंग अप अ बिजनेस एंटिटी, एसबीईसी। मैं इसे एसबीईसी बोलता हूँ, सेटिंग अप अ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। हर टीचर अपने अलग अलग तरीके से एब्रीविएशन बना रखी है। अब एसबीईसी में क्या है, हम जो स्ट्राइकिंग ऑफ का चैप्टर पढ़ के आए, वो भी कंपनीज एक्ट से रिलेट करता था, सेक्शन 248 से 252। डोरमेंट कंपनी का सेक्शन 455, ये भी कंपनीज एक्ट से रिलेट करता है। दैट मींस हम पढ़ तो रहे हैं सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, एसबीईसी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पर उसमें जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, दो चैप्टर पार्ट सी में अगेन कौन से हमारे कंपनीज एक्ट के हैं। तो जब मैंने आपको स्ट्राइक ऑफ पढ़ाया और जब मैं आज आपको डोरमेंट कंपनी पढ़ा रहा हूँ, दैट मींस मैं आपको कंपनीज एक्ट पढ़ा रहा हूँ। बस फर्क इतना कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कंपनीज एक्ट के सिलेबस में ना देकर एसबीईसी के सिलेबस में दिए गए हैं। सो आज जो हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफिकेशन दी थी बेटा 31 मार्च 2014 को, और उसने नोटिफाई करा सेक्शन 455। सेक्शन 455 को नोटिफाई कर दिया। और सेक्शन 455 किससे रिलेट करता है? डोरमेंट कंपनी से रिलेट करता है, डीलिंग विद द प्रोविजन ऑफ डोरमेंट कंपनी। और किससे डील करता है? डोरमेंट कंपनी से। आगे, इन एडिशन टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू डोरमेंट कंपनी, एमसीए हैज आल्सो इशूड कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। कह रहा है, एक तो एमसीए ने सेक्शन 455 नोटिफाइड करा, ये तो करा ही करा, इसके अलावा बेटा एमसीए ने क्या करा? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 भी बनाए। सो एक तो कंपनीज एक्ट 455 सेक्शन प्लस कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, और ये इफेक्टिव हुए 1 अप्रैल 2014 को, in order to provide procedural guidelines for changing the status of active company to dormant company and vice versa। और vice versa मतलब dormant company to active company। तो ये तो प्रोविजन है। डोरमेंट कंपनी होती क्या है? जो कंपनी बेटा बिजनेस तो फ्यूचर में करेंगी, जिनका प्रोजेक्ट जो है बिजनेस का वो फ्यूचर में, बट आज वो एसेट बना, आज वो कंपनी बना लेते हैं एसेट वगैरह खरीदने के लिए। समझो ध्यान से बेटा, सरकार ने कोई नई क्या बनाई, एक स्कीम लॉन्च करी, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल्स इंडिया, ऐसे सरकार ने क्या करा, एक स्कीम लॉन्च करी। उस स्कीम में सरकार ने बोला न्यू स्टार्टअप्स को हम क्या करेंगे? बेनिफिट्स देंगे, हम सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, हम प्लांट एंड मशीनरी प्रोवाइड करेंगे सस्ती, और हम लैंड प्रोवाइड करेंगे सस्ती,
अब आपके मन में आइडिया कि 2 साल बाद आपको बिजनेस सेटअप करना, बट आपने दिमाग लगाया भाई 2 साल बाद अगर सेटअप करूंगा तो जो सरकार के बेनिफिट मुझे आज मिल रहे हैं वो बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। वो जो लैंड मुझे मिल रही है सरकार की तरफ से वो 2 साल बाद तो मिल नहीं पाएगी। वो जो प्लांट एंड मशीनरी का बेनिफिट मिल रहा है आज वो तो मिल नहीं पाएगा। तो आपने क्या करा, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, और कंपनी इनकॉर्पोरेट करके फिर उसके बाद आपने रजिस्ट्रार को बोला एक एप्लीकेशन फॉर्म देकर, सर मुझे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो। रजिस्ट्रार ने पूछा क्यों, तो आपने बोला सर मैंने जो कंपनी बनाई थी ना, इसका जो प्रोजेक्ट है, जो बिजनेस प्रोजेक्ट है वो तो फ्यूचर का है, और आज मैंने ये कंपनी सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि मैं एसेट वगैरह होल्ड कर सकूं, या मैंने कोई पेटेंट इन्वेंशन किया था, फार्मास्यूटिकल आप कंपनी बनाने जा रहे हो, आपने इन्वेंशन कर दिया। अब आप वेट थोड़ी करोगे बेटा इन्वेंशन कहीं आपकी चोरी हो जाए, लीक हो जाए इन्वेंशन, तो आपने फट से कंपनी बनाई और आपने फिर उस इन्वेंशन के अगेंस्ट पेटेंट ले लिया कंपनी के नाम पर, इन्वेंटर के नाम पर। समझे आप कहने का मतलब? तो अगर आपको कोई एसेट होल्ड करनी है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई ट्रेडमार्क है, कोई कॉपीराइट आपको रजिस्टर्ड करवाना है, फ्यूचर में तो आप बिजनेस करोगे, तो इन सब चीजों के लिए आज आप क्या बना रहे हो, कंपनी, और फिर आरओसी से स्टेटस ले रहे हो डोरमेंट कंपनी का। आरओसी आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देगा। दैट मींस डोरमेंट मींस आपको आरओसी बोल रहा है कि आप शांत रहोगे, बिजनेस नहीं करोगे, और आपका स्टेटस एक्टिव कंपनी से इनएक्टिव हो जाएगा। दैट मींस यू आर इनएक्टिव, मतलब आपका बिजनेस नहीं कर रहे, और जिस दिन फ्यूचर में दोबारा बिजनेस करना शुरू करोगे वो इनएक्टिव स्टेटस आपका दोबारा से क्रॉस करके उसको एक्टिव स्टेटस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दैट मींस जब आप एक्टिव हो और आपको इनएक्टिव का मतलब आप इनएक्टिव हो, सॉरी, आप इनएक्टिव हो तो आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेते हो, और जब डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आपको सरेंडर करना है तो आप इनएक्टिव से दोबारा किस में आ जाते हो, एक्टिव में आ जाते हो। तो इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में 2 प्रोसेस पढ़ने हैं हमें। पहला प्रोसीजर पहला क्या है, जहां पर एक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले रही है कंपनी। दूसरा प्रोसीजर क्या है, जहां पर एक डोरमेंट कंपनी अपना स्टेटस सरेंडर करके दोबारा से एक्टिव कंपनी में आ रही है। सर ऐसी क्या आफत आई थी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए? तो याद करो आपने सेक्शन 248 सब सेक्शन 1 में क्या पढ़ा था? सेक्शन 248 सब सेक्शन 1 में 4 ग्राउंड पढ़े थे, जिन 4 ग्राउंड पर आरओसी खुद स्ट्राइक ऑफ कर देता है। उसमें एक ये भी ग्राउंड था कि अगर आपने 2 साल तक लगातार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न आपने रजिस्टर को फाइल नहीं करी तो आरओसी आपको स्ट्राइक ऑफ कर देता है, आपकी कंपनी को रजिस्टर से रिमूव कर देता है। तो बेटा आपने कंपनी तो बना ली, बट आपको पता अगर आप बिजनेस नहीं करोगे तो आरओसी आपको सेक्शन 248 सब सेक्शन 1 में स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। उस चीज से बचने के लिए, आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लेते हो, ताकि आरओसी की स्ट्राइक ऑफ की हमारे ऊपर एप्लीकेबिलिटी ना आ जाए, स्ट्राइक ऑफ ना हो जाए हमारी कंपनी का। आप पहले ही डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लेते हो, और डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लिया, दैट इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक आप इनएक्टिव रह सकते हो। 5 ईयर्स में आपको दोबारा इनएक्टिव से एक्टिव होना पड़ेगा, और अगर आप 5 साल में इनएक्टिव से एक्टिव नहीं हो पाए तो फिर आरओसी 5 साल बाद आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देता है। समझ आया? तो सेक्शन 455 कैसे कनेक्टेड है सेक्शन 248 सब सेक्शन 1 से? सेक्शन 248 सब सेक्शन 1 में क्या पढ़ा था आपने कि 4 ग्राउंड पर आरओसी स्ट्राइक ऑफ करता है। उन 4 ग्राउंड में सेकंड ग्राउंड ये भी था कि आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं मिली या बिजनेस ऑपरेशन नहीं हुआ। याद है ना ऐसा कुछ? तो मान लीजिए आपको डर है कि भाई आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो सकती है, तो इस चीज से बचने के लिए आप पहले ही क्या करते हो, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेते हो। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस 5 साल के लिए वैलिड होता है, 5 साल तक आप स्टेटस होल्ड कर सकते हो। बट 5 साल बाद दोबारा से आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस तो मिल गया, 5 साल बाद 5 साल के अंदर दोबारा से आपको डोरमेंट मतलब इनएक्टिव से एक्टिव में आना पड़ेगा। बस यही चैप्टर है बेटा, यही कंप्लीट है जो जितना मैंने बताया, और 2 प्रोसीजर पढ़ने हैं। और गवर्निंग चैप्टर बेटा सेक्शन कौन सा है इसका, 455, और गवर्निंग रूल्स कौन से हैं, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। इन सिंपल वर्ड्स, सिंपली अगर बोला जाए डोरमेंट कंपनी कौन है, तो देखो नीचे बोला कि डोरमेंट कंपनी मीन से कंपनी, डोरमेंट कंपनी का मतलब एक कंपनी विच इज एन इनएक्टिव कंपनी। डोरमेंट कंपनी का मतलब कौन सी कंपनी, इनएक्टिव। अब इनएक्टिव क्या होता है, तो बेटा नीचे डेफिनेशन दे रखी, इनएक्टिव कंपनी in the records of registrar of companies which is not carrying out any business activity and has applied to registrar of company to change its status in the register of companies maintained by the ROC from active to dormant company। मतलब एक ऐसी कंपनी जो बिजनेस नहीं कर रही, एक ऐसी कंपनी जो बिजनेस नहीं कर रही, कोई ऑपरेशन नहीं कर रही, तो वो कंपनी क्या करती, जो बिजनेस नहीं कर रही, वो जो कंपनी ऑपरेशन नहीं कर रही, उसको इनएक्टिव कंपनी बोलते हैं। वो इनएक्टिव कंपनी अपना स्टेटस क्या कर रही है, एक्टिव कंपनी का स्टेटस छोड़कर डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले रही है, और इसके लिए उसे आरओसी को एप्लीकेशन देनी पड़ती है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए।
ए कंपनी कैन बिकम डोरमेंट इमीडिएटली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन और आफ्टर ए फ्यू इयर्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कब ले सकते हो? हाँ जी, इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, इनकॉर्पोरेट करवाई, आप तुरंत डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हो, या फिर कुछ साल बाद भी आप क्या कर सकते हो, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हो। अब बेनिफिट क्या डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने से? सो डोरमेंट कंपनी ऑफर्स एक्सीलेंट एडवांटेजेस टू प्रमोटर्स who want to hold an asset or intellectual property under corporate shield for its uses at a later stage। फायदा ये है कि जो लोग प्रमोटर लोग कंपनी बनाकर कंपनी के नाम पर एसेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, बट उनका जो प्रोजेक्ट है और उसका यूजेस जो है वो फ्यूचर में है, बट वो कंपनी के नाम पर करवाना चाहते हैं, एसेट खरीदना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए फायदा है कि अपने इंडिविजुअल नाम पर ना करवाकर पहले कंपनी रजिस्टर्ड करवाकर कंपनी के नाम पर एसेट को ले ले और कंपनी के नाम पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवा ले। फिर फ्यूचर में क्या होगा, कंपनी के नाम पर आ गई, फ्यूचर में लेटर स्टेज पे जाकर हम उसे क्या करेंगे, यूज करेंगे, बिजनेस में यूटिलाइज करेंगे। अभी हमें यूज नहीं करना, बट हम चाहते थे कॉर्पोरेट शील्ड मतलब कंपनी के नाम पर वो एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवा दी जाए, इसलिए हमने कंपनी बनाई, बट उसका यूजेस कब है, फ्यूचर में। फॉर इंस्टेंस इफ अ प्रमोटर वांट्स टू बाय लैंड, अगर प्रमोटर लैंड बाय करना चाहता है फॉर इट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एट ए कंपैरेटिवली लेसर प्राइस, ही मे डू द सेम थ्रू डोरमेंट कंपनी सो दैट ही कैन यूज द लैंड फॉर इट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट। फ्यूचर में लैंड खरीदेगा, महंगी मिलेगी, आज सस्ती मिल रही है तो आज ही लैंड खरीद कर डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लेगा, और फ्यूचर में फिर क्या करेगा, बिजनेस कर लेगा, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस सरेंडर कर देगा। समझ आ गया बेटा? अब आता है मीनिंग ऑफ डोरमेंट कंपनी। ये डोरमेंट क्या है, डोरमेंट है क्या? डोरेमोन नहीं है, डोरमेंट है पहले तो ये, ठीक है जी। डोरेमोन के जो फैन है बेटा, ये डोरमेंट कंपनी है, डोरमेंट मतलब जो साइलेंट कंपनी है। सेक्शन 455 रेड विद कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 स्टिपुलेट द प्रोविजन पर्टेनिंग टू डोरमेंट कंपनी। सो डोरमेंट कंपनी के प्रोविजन कहां पर है, एक तो सेक्शन 455 में एज वेल एज कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 में। और क्या बोला इसमें, वेयर ए कंपनी इज फॉर्म्ड, जहां पर आपने कंपनी बनाई एंड रजिस्टर्ड करवाई अंडर दिस एक्ट फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट, जहां पर आप कंपनी बना रहे हो और कंपनी को रजिस्टर्ड करवा रहे हो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्यूचर के लिए। मतलब आप क्या कर रहे हो, कंपनी बना रहे हो, बिजनेस कौन कब करोगे आप, फ्यूचर में, और आप अभी क्या कर रहे हो, एसेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, रजिस्टर्ड करवा रहे हो, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और कंपनी में आज के टाइम पर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, बिजनेस तो कब होगा, फ्यूचर में। सच ए कंपनी और इनएक्टिव कंपनी, बेटा वो जो कंपनी है जिसको इनएक्टिव बोला गया, may make an application to the registrar in such a manner as may be prescribed। ये एप्लीकेशन किसको दे सकती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, आरओसी को, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए, फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। आगे बात समझ? तो क्या बोला, जहां पर एक कंपनी बनी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और जो आज क्या खरीद रही है, एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड करवा रही है, बट उसके यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, तो वो कंपनी और वो इनएक्टिव कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन देगी आरओसी को। वो कंपनी और इनएक्टिव कंपनी का एप्लीकेशन किसको देगी, आरओसी को, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। यहां तक को डाउट? अब क्वेश्चन आता है कि वो जो कंपनी है जिसको हमने इनएक्टिव कंपनी बोला, जो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले रही है, कंपनी कौन, डोरमेंट कंपनी का, कौन सी कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले रही है, जो इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव कंपनी क्या है, तो इनएक्टिव कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज, जो इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया को फुलफिल्ड कर दे, वो कंपनी इनएक्टिव होती है, और वो कंपनी स्टेटस लेती है डोरमेंट कंपनी का। पहला, इनएक्टिव कंपनी वो है विच इज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस और ऑपरेशन। इनएक्टिव कंपनी वो है जो क्या नहीं कर रही, कोई बिजनेस और ऑपरेशन नहीं कर रही। इनएक्टिव कंपनी कौन सी है, जो कोई बिजनेस और ऑपरेशन नहीं कर रही। अच्छा, आपने डोरमेंट कंपनी के बारे में ऊपर पढ़ा, डोरमेंट कंपनी क्या है, एक कंपनी जो फॉर्म्ड हुई है, रजिस्टर्ड हुई है फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए, जो आज एसेट खरीदेगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाएगी, और कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन उसके वहां नहीं है, उस कंपनी को, उस इनएक्टिव कंपनी को स्टेटस लेना चाहिए डोरमेंट कंपनी का। तो क्वेश्चन ये था इनएक्टिव कंपनी क्या है, तो पहला चीज ये, इनएक्टिव कंपनी जो बिजनेस और ऑपरेशन नहीं कर रही वो होती है। दूसरा, या फिर विच हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, या फिर जिसने पिछले साल में कोई भी
सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं की, इसका मतलब क्या होता है? तो नीचे बेटा देखो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मीनिंग दे रखा है। आ रही बात समझ? पक्की बात। तो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कौन लेता है? इनएक्टिव कंपनी लेती है। इनएक्टिव कंपनी कौन सी है? जिसके यहाँ कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं है, या फिर जिसने पिछले 2 साल से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुई जिसके यहाँ पर, और which has not filed any financial statement, जिसने बेटा कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न पिछले 2 साल में फाइल नहीं करी। या फिर एक ऐसी कंपनी जिसने आरओसी को पिछले 2 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी। ये तीन में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दे जो कंपनी, वो इनएक्टिव कंपनी है। वो इनएक्टिव कंपनी स्टेटस ले सकती है आरओसी से डोरमेंट कंपनी का। और आपने सेकंड पॉइंट में ये पढ़ा था कि वो इनएक्टिव कंपनी वो जिसके यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो मींस एनी ट्रांजैक्शन, एक ऐसी ट्रांजैक्शन मेड बाय द कंपनी एक्सेप्ट बिलो में ट्रांजैक्शन। मतलब नीचे बेटा 4 बुलेट्स है, इन 4 बुलेट्स पे जो ट्रांजैक्शन है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। इन 4 बुलेट्स को छोड़कर सारी की सारी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। तो अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछे कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती, तो नीचे वाले लिखी 4 ट्रांजैक्शन को छोड़कर बाकी सारी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है। पहली, अच्छा कंपनी फीस पे कर रही है रजिस्ट्रार को, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा कंपनी पेमेंट दे रही है, पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, कोई भी पेमेंट कंपनी कर रही है एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा कंपनी अलॉटमेंट कर रही है शेयर्स की इस एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और या फिर कंपनी अपने पेमेंट कर रही है अपने ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। तो बेटा ये 4 जो ट्रांजैक्शन आपने पढ़ी ना, चारों ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन है जो कंपनी को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। बट आप कहीं भी देखो इसमें कोई बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन आई है? सेल परचेज, क्रेडिट पे गुड्स जा रहे हैं, पेमेंट रिसीव हो रही है, रॉ मटेरियल सप्लाई आ रहा है? नहीं नहीं, ये चारों ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अलावा मानी जाती है। और ये चारों ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन है जो कंपनी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। जैसे कंपनी कोई भी फीस पे कर रही है रजिस्ट्रार को, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। कंपनी कोई भी पेमेंट कर रही है इस एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अच्छा कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर रही है इस एक्ट को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। कंपनी कोई भी पेमेंट कर रही है अपने ऑफिस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। ये चारों ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही। इन 4 ट्रांजैक्शन को छोड़कर बाकी हिंदुस्तान में जितनी भी ट्रांजैक्शन है, सेल परचेज ऑफ गुड्स, सेल परचेज ऑफ सर्विसेज, सेल परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है जी, ये सारी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी। एंड ऑल द ट्रांजैक्शन अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड ट्रांजैक्शन विल बी कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। क्या बोल रहा है? सारी ट्रांजैक्शन ये 4 छोड़कर बाकी सारी ट्रांजैक्शन क्या होती है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है। तो आई होप आपको डोरमेंट कंपनी के बारे में समझ आ गया। तो कोई ऐसी कंपनी जो जो बनी है, रजिस्टर्ड हुई है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और आज वो एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा रही है, जिसके यहाँ कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, सच ए कंपनी, उस कंपनी को क्या बोलेंगे? इनएक्टिव कंपनी। उस कंपनी को क्या बोलेंगे? इनएक्टिव कंपनी। और इनएक्टिव कंपनी क्या होती है? जो नीचे में से कोई भी 3 में से एक कंडीशन फुलफिल कर दे। जो कोई कंपनी बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही, या जिस कंपनी ने पिछले 2 साल से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की, या फिर एक ऐसी कंपनी पिछले 2 साल से जिसने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा। वर्ड यहाँ पर एंड है और नहीं है। तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया कंपनी फुलफिल कर दे, वो कंपनी डोरमेंट है, और वो डोरमेंट कंपनी स्टेटस वो कंपनी इनएक्टिव है और वो कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में 4 ट्रांजैक्शन आती है। इन 4 ट्रांजैक्शन को छोड़कर बाकी सारी ट्रांजैक्शन क्या होती है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। बताइए बात समझ आ गई? चलो, हाउ टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। बेटा ये कौन लेगा स्टेटस डोरमेंट कंपनी का? तो अभी हमने पढ़ा ये स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए कौन जा रहा है? इनएक्टिव कंपनी अप्रोच कर रही है स्टेटस लेने के लिए डोरमेंट कंपनी का। अब क्वेश्चन ये आता है स्टेटस कैसे लिया जाएगा? बेटा स्यू मोटो एप्लीकेशन, या तो कंपनी खुद फाइल कर रही है एप्लीकेशन आरओसी को कि मुझे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, या फिर आरओसी क्या कर रही है? खुद स्टेटस दे रही है डोरमेंट कंपनी का, खुद दे रही है जब आरओसी को पता लग जाता है। दोनों केस है बेटा, जैसे हमने स्ट्राइक ऑफ में भी ऐसे पढ़ा था, आरओसी भी स्ट्राइक ऑफ करता है और दूसरा आरओसी स्ट्राइक ऑफ करता है कंपनी के एप्लीकेशन पे।
यहाँ पर आरओसी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे रहा है स्यू मोटो, एक तो कंपनी एप्लीकेशन दे रही है, दूसरा आरओसी खुद कर रहा है। सो ए कंपनी कैन ऑब्टेन द स्टेटस एज ए डोरमेंट कंपनी बाय स्यू मोटो, कंपनी खुद भी एप्लीकेशन दे सकती है। स्यू मोटो मतलब बाय इटसेल्फ, कंपनी खुद एप्लीकेशन दे रही है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। दूसरा, आरओसी भी डिक्लेयर कर सकता है कंपनी को एज डोरमेंट कंपनी। चलो, पहला स्यूमोटो एप्लीकेशन, दूसरा डोरमेंट बाय आरओसी, दो केस हो गए। एक तो स्यूमोटो कंपनी ले रही है एप्लीकेशन फाइल करके डोरमेंट कंपनी का स्टेटस, दूसरा डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आरओसी खुद दे रहा है। पहला केस देखिए, एक कंपनी विच मेट्स द अबव क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया? वो तीन क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया जो आपने ऊपर पढ़ा था बेटा, इनएक्टिव कंपनी का। तो कंपनी जो अबव क्राइटेरिया फुलफिल कर दे, कैन अप्लाई स्यू मोटो टू रजिस्ट्रार, वो डायरेक्ट खुद रजिस्ट्रार के पास जा सकती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी इन फॉर्म नंबर MSC1। अच्छा, मिसलेनियस रूल्स है बेटा, तो मिसलेनियस रूल्स में जो फॉर्म सीरीज होती है वो होती है MSC, MSC स्टैंड्स फॉर मिसलेनियस। सो एक इनएक्टिव कंपनी जो आरओसी को एप्लीकेशन देगी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए, वो एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करेगी MSC1 में, साथ में क्या लगाएगी? फीस, अलॉन्ग विद द फीस। और फीस कहाँ लिखिए? कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल 2014 आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 3 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। अभी MSC1 में एप्लीकेशन जाएगी, कौन बोलता है? रूल नंबर 3 बोलता है। रूल नंबर 3 में बताया गया कि अगर आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए तो आप MSC1 में एप्लीकेशन देंगे। आगे बात समझ। और ये एप्लीकेशन कौन दे रहा है? कंपनी इटसेल्फ दे रही है आरओसी को कि मुझे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दिए बिकॉज आई एम इनएक्टिव कंपनी। दूसरा, इन केस ऑफ कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग 2 फाइनेंशियल ईयर consecutively, registrar may issue a notice to such company and enter the name of such company in the register maintained for dormant company। दूसरी क्या बात बोल रहा है? जिस कंपनी ने लगातार 2 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, ये बेटा दूसरा केस यही था। तीसरी सिचुएशन यही थी। तो जिस भी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, अब आरओसी के पास जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न। अब जब आरओसी के पास किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न नहीं आएगी तो आरओसी उसको नोटिस दे देगा कि भाई मैं तेरी कंपनी को डिक्लेयर कर रहा हूं एज डोरमेंट और अपने रजिस्टर में एंट्री कर रहा हूं और तेरी कंपनी को मैं इनएक्टिव स्टेटस दे रहा हूं। समझ आ गया? तो पहला तो बेटा क्या है? आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर रहा है कंपनी की एप्लीकेशन पे, स्यू मोटो एप्लीकेशन। कंपनी खुद एप्लीकेशन दे रही है आरओसी को MSC1 में, और कौन बोलता है? रूल नंबर 3 कि MSC1 में एप्लीकेशन दे दीजिए और कंपनी स्टेटस मिल जाएगा कंपनी को आरओसी की तरफ से डोरमेंट कंपनी का। और दूसरा, जहां पर आरओसी को पता लग जाए कि कंपनी लगातार 2 साल से कंसेक्यूटिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न नहीं फाइल कर रही, तो आरओसी खुद डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे देता है। इंपॉर्टेंट नोट, हेंस इट इज नॉट ऑलवेज द कंपनी विच अप्लाइज फॉर स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। बिल्कुल, क्या हर बार कंपनी अप्रोच करती है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए? नहीं, यहाँ पर तो हमने पढ़ा आरओसी खुद भी कर रहा है। इवन द रजिस्ट्रार इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू स्यू मोटो कन्वर्ट ए कंपनी इनटू ए डोरमेंट कंपनी। रजिस्ट्रार भी क्या करता है? कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस देता है। दूसरा, रजिस्ट्रार शैल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी इफ द कंपनी रिमेन्स एज ए डोरमेंट कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स। बताया था मैंने, मैक्सिमम कितने साल तक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस रख सकते हो? 5 ईयर्स। एक कंपनी लगातार मैक्सिमम 5 साल तक डोरमेंट कंपनी का स्टेटस होल्ड कर सकती है। 5 साल के अंदर उसे डोरमेंट से एक्टिव में आना पड़ेगा, और अगर 5 साल के अंदर डोरमेंट से एक्टिव के स्टेटस में नहीं आई, देन कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज कि वो कंपनी अभी कन्वर्ट नहीं हो रही एक्टिव में। सो आरओसी मान लेगा भाई इसको एक्टिव में नहीं आना, तो आरओसी फिर उसको 5 साल बाद क्या करेगा? स्ट्राइक ऑफ कर देगा अंडर सेक्शन 248 सब सेक्शन 1। तो बेटा याद रखिएगा, 455 में अगर आपने डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लिया है, देन सरेंडर दैट डोरमेंट कंपनी स्टेटस विद इन 5 ईयर्स। अदरवाइज आफ्टर 5 ईयर्स सेक्शन 248 सब सेक्शन 1 स्ट्राइक ऑफ का लग जाएगा और आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर देगा। दैट मीन्स मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द कंपनी बी इन ए डोरमेंट स्टेटस इज फॉर 5 ईयर्स। दैट मीन्स मैक्सिमम स्टेटस कितने साल मिल सकता है कंपनी को? 5 साल।
एंड ए कंपनी कैन नॉट बी इन डोरमेंट स्टेटस फॉर मोर देन 5 ईयर्स, और एक कंपनी 5 साल से ज्यादा डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं रख सकती। एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर एज डोरमेंट कंपनी, सच ए कंपनी हैव टू अप्लाई फॉर एक्टिवेशन और स्ट्राइक ऑफ। अब 5 साल बाद उसके बाद दो चॉइसेस होती है, या तो क्या हो जाओ, डोरमेंट से एक्टिव हो जाओ, या फिर स्ट्राइक ऑफ हो जाओ, वो आपकी चॉइस है। आगे बात समझ पक्का? तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? पहली बात तो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस किसको मिलता है? इनएक्टिव कंपनी को। इनएक्टिव कंपनी कौन होती है? जो 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दे। अच्छा, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कैसे ऑब्टेन करा जाएगा? 2 रूट है। 2 रूट में पहला, या तो कंपनी खुद एप्लीकेशन दे दे आरओसी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए, उसके लिए एमएससी 1 में एप्लीकेशन जाती है, रूल नंबर 3 बताता है। दूसरा, आरओसी खुद कंपनी को स्ट्राइक ऑफ आरओसी खुद कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे सकता है। कब? जब कंपनी ने लगातार 2 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी। और ये बेटा किसका इनिशिएटिव है? आरओसी का इनिशिएटिव। अब बेटा प्रोसीजर आगे, और 2 प्रोसीजर हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से। पहला प्रोसीजर, जब कंपनी एप्लीकेशन दे रही है आरओसी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए, और दूसरा प्रोसीजर जहां पर आरओसी खुद डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे रहा है। तो हम पहला प्रोसीजर स्टेप में क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। कंपनी खुद एप्लीकेशन दे रही है आरओसी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए, तो एमएससी 1 में एप्लीकेशन जाएगी। यस, द एक्ट रेड विद रूल्स स्टिपुलेट्स दैट द फॉलोइंग प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ए कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस एज ए डोरमेंट कंपनी। एक्ट क्या बोल रहा है? ये फॉलोइंग प्रोसीजर क्या करा जाए? फॉलो करा जाए। एक्ट बोल रहा है ये नीचे लिखा हुआ प्रोसीजर कंप्लाई करा जाए एक कंपनी का स्टेटस लेने के लिए एज डोरमेंट कंपनी। सबसे पहला, द कंपनी शैल कॉल ए बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करवाई जाए, डे, टाइम और वेन्यू फिक्स किया जाए जनरल मीटिंग का, टू पास द रेजोल्यूशन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू आरओसी टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। भाई अगर कंपनी एप्लीकेशन देना चाहती है आरओसी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए, तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करवाओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास करवाएंगे। इसके अलावा डे, टाइम और डेट और वेन्यू फिक्स करेंगे जनरल मीटिंग का, क्योंकि शेयर होल्डर आकर बेटा पास करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में। विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या नहीं कर सकते? एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ? हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करवाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा, और डे, टाइम, प्लेस और डे, टाइम और वेन्यू ये फिक्स कर दिया। डे, डेट, टाइम, वेन्यू फिक्स कर दिया है जनरल मीटिंग का। स्टेप 2 में कंपनी शैल ऑब्टेन ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब कंपनी को क्या बेटा बनवानी है? एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कंपनी को एक स्टेटमेंट बनानी है जिसका नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कंपनी को एक स्टेटमेंट तैयार करनी है जिसका नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऑडिटर से। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शैल गिव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन इन शेयर होल्डर मीटिंग। मतलब शेयर होल्डर मीटिंग तक बेटा क्या करनी है? एक शेयर होल्डर मीटिंग तक क्या करना है? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है। अब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए कंपनी ऑडिटर को बोलेगी क्या 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 तैयार करिए? स्टेटमेंट तैयार करिए कंपनी के अफेयर्स की, फाइनेंशियल पोजीशन की, बैलेंस शीट पिक्चर, ऑडिटर स्टेटमेंट, ठीक है, डायरेक्टर रिपोर्ट और P&L की स्टेटमेंट। और उसके बाद क्या होगा? स्टेप 3 में कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग एट अपॉइंटेड टाइम, प्लेस, डेट एज पर द नोटिस कॉलिंग द सैड मीटिंग, एंड नोटिस शैल प्रपोज द रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन। और शेयर होल्डर से क्या पास करवाइए? स्पेशल रेजोल्यूशन। समझ आ गया? तो स्टेप 1 में बेटा हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग करेंगे और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए आरओसी से, और इसके अलावा डे, टाइम, डेट और प्लेस फिक्स करेंगे जनरल मीटिंग का। उसके बाद ऑडिटर को बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करिए जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन होनी चाहिए, और कंपनी की जनरल मीटिंग पास करवाएंगे और शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएंगे। Step 4, company shall pass a special resolution for obtaining the status of dormant company and authorizing the director to make an application to ROC, or after issuing a notice to all shareholder of the company for this purpose and obtaining the consent of at least 3/4 shareholder in value। ये तो पढ़ लिया हमने स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब क्या करना है? शेयर होल्डर को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, जो 3/4 बाय शेयर होल्डर वैल्यू पास होगा,
जिन शेयर होल्डर के पास 3/4 वैल्यू की वो रेजोल्यूशन पास करेंगे, और रेजोल्यूशन पास करके वो डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे कि आप लोग एप्लीकेशन फाइल करिए MSc 1 में। अच्छा, एप्लीकेशन किस में जाएगी? MSc 1 में। अब जब भी कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है तो कंपनी ROC को MGT 14 फॉर्म फाइल करती है विद इन 30 डेज। ये याद रखना बेटा, ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन 117 बोलता है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 117 बोलता है जब भी कंपनी लॉ में क्या पास हो, स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके विद इन 30 डेज MGT 14 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल करना है। ये MGT 14 फाइल कर दिया हमने। अब आफ्टर फाइलिंग ऑफ MGT 14 कंपनी शैल फाइल द MSc 1। कंपनी क्या फाइल करेगी? ROC को MSc 1 फाइल करेगी अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन और कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट। MSc 1 में एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा कंपनी की तरफ से ROC को, और उसके साथ क्या लगेगा? कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की कॉपी और डायरेक्टर की डिक्लेरेशन कि जो भी हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो सही है, ट्रू एंड फेयर है। और MSc 1 में एप्लीकेशन जाएगी और ROC फिर क्या करेगा? ऑन बीइंग सेटिस्फाइड विद द मेरिट्स ऑफ एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन में सारी रिक्वायरमेंट पूरी है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, सो ROC शैल इशू द सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर MSc 2 ऑन कंफर्मिंग द एप्लीकेशन। और ROC आपको स्टेटस दे देगा MSc 2 में, MSc 2 में आपको स्टेटस दे देगा, डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा आपको। हाँ जी बताइए, समझ आ गई बात? सिंपल था, मुश्किल था? तो बेटा आपने क्या पढ़ा? अगर एक इनएक्टिव कंपनी है, यहां पर आपने क्या पढ़ा? एक इनएक्टिव कंपनी है, इस इनएक्टिव कंपनी को क्या करना है? ROC को क्या फाइल करना है? एप्लीकेशन फाइल करनी है डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। यही पढ़ा आपने? और एप्लीकेशन किस में जाएगी? MSc 1 जाएगी। और MSc 1 क्या है? एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग, क्या ये एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए एप्लीकेशन दी जा रही है MSc 1 में। अच्छा, MSc 1 के साथ क्या लगेगा? साथ में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लगेंगी साथ में। और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसने तैयार करी है? ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करी है ऑडिटर ने। साथ में क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी। ठीक है जी, साथ में क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी। और इसके अलावा डायरेक्टर डिक्लेरेशन, और इसके अलावा डायरेक्टर लोग क्या देंगे? डिक्लेरेशन। ये डॉक्यूमेंट देंगे, इनएक्टिव कंपनी देगी किसको? ROC को, डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। फिर ROC क्या करेगा? हाँ जी, ROC क्या करेगा? ROC डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस प्रोवाइड कर देगा फिर। और ROC जो डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस देगा वो कौन से फॉर्म में देगा? ROC स्टेटस देगा MSc 2, MSc 2 क्या? सर्टिफिकेट बाय ROC, ये सर्टिफिकेट है बाय ROC। और कंपनी का स्टेटस क्या हो जाएगा? स्टेटस एज डॉर्मेंट कंपनी। जिस भी कंपनी को ये मिल गया सर्टिफिकेट, मतलब उसका स्टेटस अब क्या होगा? डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस हो गया। समझ आ गई बात? और ये इनएक्टिव कंपनी कौन होती है? इनएक्टिव कंपनी कौन सी? विच सेटिस्फाइड, विच सेटिस्फाइड कितनी कंडीशन थी? 3 कंडीशन, 3 में से कोई भी एक भी कंडीशन। विच सेटिस्फाइड 1 कंडीशन, विच सेटिस्फाई 1 कंडीशन आउट ऑफ 3। हाँ जी, आउट ऑफ 3। और ये मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं कौन 3 कंडीशन थी। कौन कौन सी 3 कंडीशन थी? पहली कंडीशन क्या थी? कि जो कंपनी क्या नहीं कर रही। 3 कंडीशन आपने पढ़ी थी ना बच्चों, ये लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ये तो। ये 3 कंडीशन कि जो कंपनी बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही,
दूसरी कंडीशन, जिसके यहाँ कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है पिछले 2 साल में, और जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी पिछले 2 साल में। तीनों ये बेटा और वर्ड लिखा है, दैट मीन्स तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए वो कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। और हमने प्रोसीजर पढ़ लिया कि अगर एक कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना है तो क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर में स्टेप आपको समझ आ गए। पहला स्टेप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग और बोर्ड रेजोल्यूशन, इसके अलावा डेट टाइम वेन्यू और रेट फिक्स करेंगे शेयर होल्डर की मीटिंग की। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करेगा ऑडिटर, शेयर होल्डर की मीटिंग करवाएंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और ऑथराइज करेंगे डायरेक्टर को कि आप एप्लीकेशन दो। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद एमजीटी 14 फाइल होगा आरओसी को विद इन 30 डेज में, और एप्लीकेशन जो जाएगी आरओसी को एमएससी 1 में जाएगी, साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की कॉपी और डायरेक्टर की डिक्लेरेशन जाएगी। और आरओसी फिर उधर से क्या दे देगा, एमएससी कंपनी को, आरओसी उधर से इनएक्टिव कंपनी को एमएससी 2 में सर्टिफिकेट दे देगा कि आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल चुका है। हाँ जी बताइए, कोई डाउट यहाँ तक? सिंपल है बच्चों। चैप्टर का हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। हाफ कौन सा सर? एक पार्ट तो बच्चों मैंने ये पढ़ाया था कि आप आप इनएक्टिव कंपनी से डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले रहे हैं। अब दूसरा पार्ट कौन सा है? डोरमेंट से आप किस में आ रहे हैं? एक्टिव में आ रहे हैं। मतलब इनएक्टिव से अब आप किस में आ रहे हैं? इनएक्टिव से अब आप आ रहे हैं एक्टिव में। बस दूसरा पार्ट वो है और चैप्टर खत्म। बट एक पार्ट अभी और बचा है, एक प्रोसीजर, क्योंकि एक प्रोसीजर तो अभी हमने ये पढ़ा कि कंपनी एप्लीकेशन दे रही है आरओसी को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए। दूसरा पार्ट एक और है जहां पर आरओसी भी क्या करता है, स्ट्राइक ऑफ करता है। और एक बेटा कुछ कंपनीज भी दे रखी है, स्पेसिफाइड कंपनीज जो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती, और वो बेटा इंपॉर्टेंट एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन स्टेट अवे बन सकता है कि टाइप ऑफ कंपनीज बताइए जो टाइप ऑफ कंपनीज डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए अलाउड नहीं है। अच्छा, जो एमएससी 1 में एप्लीकेशन जाती है रूल नंबर 3 में रूल नंबर 3 बोलता है कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 का, और एमएससी 2 में जो सर्टिफिकेट मिलता है आरओसी की तरफ से, ये रूल नंबर 4 में लिखा हुआ है। आगे बात समझ? एमएससी 1 में एप्लीकेशन गई आरओसी को, वो लिखा हुआ है रूल नंबर 3 में कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के, और आरओसी फिर एमएससी 2 में सर्टिफिकेट देता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? रूल नंबर 4 में लिखा हुआ है। ये बेटा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4-5 ही टॉपिक है बच्चों चैप्टर में, तो 4-5 टॉपिक में कोई भी टॉपिक पर क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए चारों 5 टॉपिक क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए और सबसे क्वेश्चन बन सकता है। स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी इज नॉट अलाउड इन दीज केसेस, ये भी कहाँ लिखा हुआ है? रूल नंबर 3 में। मतलब ये नीचे बेटा ए से लेकर आई तक क्या मिल रही है आपको? कंपनीज, और ये कंपनीज डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती। रजिस्ट्रार शैल नॉट ग्रांट, रजिस्ट्रार शैल नॉट ग्रांट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी इफ, रजिस्ट्रार डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं देगा इफ, कब? पहला, एनी इंस्पेक्शन इंक्वायरी, अगर कोई इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर और टेकन अप और कैरिड आउट अगेंस्ट द कंपनी। मतलब कोई इंस्पेक्शन, कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन सीजी के ऑर्डर पे या एनसीएलटी के ऑर्डर पे शुरू हो चुकी है बेटा, तो कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती। अच्छा, कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो चुकी है कंपनी के अगेंस्ट एंड पेंडिंग है वो कंपनी के अगेंस्ट, तो बेटा वो कंपनी भी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती। कोई प्रोसिक्यूशन क्या हो चुकी है? इनिशिएट हो चुकी है कोर्ट में, कोई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो चुकी है डोरमेंट कंपनी का कोई प्रोसिक्यूशन किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड शुरू हो चुकी है एक कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में, वो कंपनी भी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब थर्ड कंपनी देखो बेटा, थर्ड कंपनी क्या बोलती है? ऐसी कंपनी जिसके बेटा पब्लिक डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, या कंपनी ने उनकी बेटा डिफॉल्ट कर रखी है प्रिंसिपल अमाउंट की या फिर इंटरेस्ट की पेमेंट की। अच्छा, कंपनी लॉ में डिपॉजिट चैप्टर बेटा हम पढ़ेंगे, सेक्शन 73 से लेकर 76A तक पढ़ते हैं बेटा। अगर कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट ले रखे हैं तो उस पब्लिक डिपॉजिट की रीपेमेंट में, और अगर डिपॉजिट की इंटरेस्ट पेमेंट में कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है, वो कंपनी भी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती। या फिर ऐसी कंपनी जिसकी कुछ लोन्स बेटा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड आउटस्टैंडिंग है, रीपे नहीं हुए, वो कंपनी भी डिपॉजिट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती। या फिर एक ऐसी कंपनी जिसके कोई आउटस्टैंडिंग लोन वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, द कंपनी इज नॉट हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, बट इफ कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन, वैसे तो नहीं होने चाहिए दोनों में से कोई भी, आउटस्टैंडिंग सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों नहीं होने चाहिए, बट अगर अनसिक्योर्ड है तब भी कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है, ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग एनओसी फ्रॉम द लेंडर। उस केस में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेंगे लेंडर जिसने लोन दिया है,
Such NOC is required to be attached in the form which is required to be filed with the ROC. और NOC MSC 1 के साथ अटैच करके दे देंगे। तो मतलब अगर अनसिक्योर, देखो सिक्योर्ड लोन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सिक्योर्ड लोन है तो फिर लेंडर से एनओसी क्यों लेनी, बिकॉज सिक्योर्ड लोन में तो हमने सिक्योरिटी दे रखी है लेंडर को, लेंडर उस सिक्योरिटी को सेल करके रिकवरी कर सकता है। बट अगर लोन अनसिक्योर्ड है तो उस लेंडर से भी क्या करना पड़ता है, एनओसी लेनी पड़ती है, और उस एनओसी को एमएससी 1 के साथ अटैच करके एप्लीकेशन देनी पड़ती है आरओसी को। और अगर मान लीजिए कंपनी में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट से रिलेटेड, ओनरशिप से रिलेटेड कंपनी की, और ए सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड इज टू बी टेकन फ्रॉम द मैनेजमेंट, इसके रिगार्डिंग एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा मैनेजमेंट से, और वो सर्टिफिकेट अटैच करा जाएगा बेटा एमएससी 1 के साथ। ये डॉक्यूमेंट अटैचमेंट के तौर पर जाएंगे एमएससी 1 के साथ। और बेटा कोई भी आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, ड्यूज, ड्यूटीज जो बची है सरकार को पे करने वाली, इनकम टैक्स ड्यूज, जीएसटी ड्यूज, वो नहीं होने चाहिए। और अगर कंपनी ने वर्कमैन ड्यूज, वर्कमैन की पेमेंट में ड्यूज कर रखे हैं, वर्कमैन की पेमेंट ड्यूज है जो अभी हुई नहीं, तब भी कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती। और लास्ट, अगर कंपनी लिस्टेड है जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, एनएससी, बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे और भी स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर अगर कंपनी लिस्टेड है तो वो कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती। टोटल बेटा कितनी होगी, ए टू आई, टोटल ए टू आई ये कंपनीज जो है बेटा, ये स्पेसिफिकली याद रखने आपको पॉइंट, ये स्पेसिफिकली वो कंपनी जिनको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस अलाउड ही नहीं है। बट इसमें कुछ पॉइंट वो है, जैसे कि सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है लेंडर से, तो उस केस में आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हो, प्रोवाइडेड दैट लेंडर आपको उसका एनओसी दे दे। अच्छा, कोई ड्यूज, कोई मैनेजमेंट में और ओनरशिप से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, और इसका बेटा एक सर्टिफिकेट मैनेजमेंट से लिया जाएगा, और वो सर्टिफिकेट एमएससी 1 के साथ अटैच करके लगाया जाएगा और आरओसी को सबमिट करा जाएगा। सो बेटा इन कंपनीज के नाम याद रखिएगा जो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती, एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक है, बेनिफिट एग्जम्पशन प्रोवाइडेड टू डोरमेंट कंपनी। अब एक बार एक कंपनी डोरमेंट कंपनी बन गई, एक बार एक कंपनी डोरमेंट कंपनी बन गई तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सो बाय ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी द कंपनी एंजॉयज द फॉलोइंग एग्जम्पशन, कंपनी को ये कुछ एग्जम्पशन मिलती है। पहला, डोरमेंट कंपनी शैल होल्ड ओनली 2 बोर्ड मीटिंग्स इन ईयर with a minimum gap of 90 days between two meetings, two company नहीं 2 meetings, मतलब अच्छा बेटा जब बोर्ड मीटिंग का चैप्टर पढ़ेंगे सेक्शन 173 पढ़ते हैं कंपनी लॉ में, तो वहां पर लिखा है 4 बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ती है हर कंपनी को, बट डोरमेंट कंपनी को कितनी बोर्ड मीटिंग करवानी है, 2 करवानी है, और मिनिमम गैप कितना देना है, 90 डेज का देना है 2 मीटिंग के बीच में। तो बेटा इनको एग्जम्प्ट कर दिए 4 बोर्ड मीटिंग से, कितने करवानी है, 2। अच्छा, डोरमेंट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट भी आती है, पी&एल भी आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी आता है, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स, 5 चीजें आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बट जो डोरमेंट कंपनी है उसके डोरमेंट कंपनी की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, सीएफएस है, वो सीएफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं मानी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो ऑडिटर बेटा रिटायर होते हैं रोटेशन में, वो डोरमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। रोटेशन ऑफ ऑडिटर के चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ टाइम पर ऑडिटर को रिटायर होना पड़ता है, रोटेट होना पड़ता है, वो कॉन्टिन्यूसली काम नहीं कर सकता, वो रिक्वायरमेंट डोरमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। डोरमेंट कंपनी enjoy the advantages of lower statutory compliance cost as there are few statutory compliance applicable to डोरमेंट कंपनी as compared to एक्टिव कंपनी। अच्छा, एक कंपनी एक्टिव है उसके ऊपर बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं, ये भी फाइल करो फॉर्म आरओसी को, ये भी रिटर्न्स फाइल करो। डोरमेंट कंपनी को फाइल नहीं करने, बिकॉज इनके ऊपर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस फ्यू कर दिए, बहुत कम कर दिए, एग्जम्प्ट कर दिए हैं। और डोरमेंट कंपनी डोरमेंट स्टेटस इज एडवांटेज टू प्रमोटर हु wants to hold an intellectual property or asset under a corporate shield for its uses at later stage। और डोरमेंट कंपनी का स्टेटस उन कंपनी के लिए फायदेमंद है जो आज स्टेटस लेकर कंपनी के नाम पर एसेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खरीद सकती है, बट उसको यूज कब करेंगे एसेट और आईपीआर को, फ्यूचर में। और कंपनी कैन एंजॉय द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 5 years। और कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कितने टाइम तक एंजॉय कर सकती है, मैक्सिमम 5 साल तक। 5 साल बाद बेटा इसका स्टेटस खत्म हो जाएगा और इसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं एक्टिव हुई तो स्ट्राइक ऑफ। ये बेटा क्या हो गए, एग्जाम्पशन हो गई एडवांटेजेस। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम्पशन एडवांटेजेस तो ये लिख कर आओगे। नेक्स्ट, अभी कौन कौन से कंप्लायंस, जैसे हमने पढ़ा ना कंप्लायंस के बारे में, तो डोरमेंट कंपनी के कंप्लायंस काफी कम कर दी है।
डोरमेंट कंपनी को काफी कम कंप्लायंस करने पड़ते, ज्यादा नहीं करने पड़ते, पर जो अभी बचे हुए कंप्लायंस है डोरमेंट कंपनी को पूरे करने पड़ते हैं, नीचे लिखे हुए हैं। रजिस्ट्रार मेंटेन द रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी। और कंप्लायंस के बारे में बात करें तो डोरमेंट कंपनी को कौन कौन से कंप्लायंस करने हैं? पहला, डोरमेंट कंपनी शैल हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। डोरमेंट कंपनी में हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। ए डोरमेंट कंपनी शैल हैव मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर in case of public company and 2 director in case of private company and 1 director in case of 1 person company। डोरमेंट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक में 3, ओपीसी में प्राइवेट में 2 और ओपीसी में 1। ये मिनिमम डायरेक्टर डोरमेंट कंपनी में होने चाहिए। इन ऑर्डर टू रिटेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी को बेटा एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी इन फॉर्म नंबर MSC3 एनुअली। डोरमेंट कंपनी जो रिटर्न फाइल करती है, रिटर्न डोरमेंट कंपनी का स्टेटस बरकरार रखने के लिए वो रिटर्न जाती है MSC3 में, इंडिकेटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन होती है और वो ऑडिटेड होनी चाहिए बाकायदा फाइनेंशियल पोजीशन सीए से जो प्रैक्टिस कर रहा है, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च को। 31 मार्च के विद इन 30 डेज में हमें क्या करना है? 31 मार्च से 30 डेज में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है। किसको? आरओसी को। रिटर्न किस में जाएगी? एनुअली MSC3 में। डोरमेंट कंपनी के बेटा डोरमेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होता, ये आपको पता है। डोरमेंट कंपनी को एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ती है ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर एंड गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग इज नॉट लेस देन 90 डेज। ऊपर पढ़ लिया, साल में 2 बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ती है, पहले हाफ में एक, सेकेंड हाफ में एक, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप 90 डेज का। अच्छा, रोटेशन ऑफ ऑडिटर की एप्लीकेबिलिटी डोरमेंट कंपनी के ऊपर नहीं आती। और कंपनी को बेटा रिटर्न और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एंड चेंजेस ऑफ डायरेक्टर इन मैनर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन दैट वेयर एवर द कंपनी अलॉट्स एनी सिक्योरिटी टू एनी पर्सन और देयर इज अ चेंज इन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अच्छा, कंपनी कभी भी अलॉटमेंट करेगी शेयर सिक्योरिटी की तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट PAS3 फाइल करनी पड़ेगी, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अच्छा, कंपनी कभी भी डायरेक्टर अपॉइंट करती है, चेंज करती है बेटा, DIR12 फाइल करती है ROC, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की इंटीमेशन जो जाती है ROC को, ये कंटिन्यू रहेगा। तो बेटा चेंज इन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, चेंज इन डायरेक्टर कर रहे हो तो DIR12 भेज देना, और अगर रिटर्न कर रहे हो बेटा, फाइल कर रहे हो अलॉटमेंट की, बिकॉज अलॉटमेंट की थी, उसकी रिटर्न PS3 में जाएगी, ये एप्लीकेबल रहेगा। ये बीच में से 3 पॉइंट तो वही थे जो आपने ऊपर पढ़े थे बेटा, CDE आपने ऊपर एग्जाम्पशन में पढ़ लिए थे कि डोरमेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो नहीं आता, रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाली एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, और इसके अलावा इनको साल में 2 बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ती है, मिनिमम गैप 90 डेज का होता है। लास्ट बेटा प्रोसीजर और टॉपिक, नीचे प्रोसीजर आएगा, ऊपर टॉपिक है प्रोविजन डीलिंग विद सीकिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी। अब हम डोरमेंट से कहां रहे हैं? एक्टिव। पहले हम एक्टिव से कहां गए? डोरमेंट में गए, अब डोरमेंट से एक्टिव में आ रहे हैं। सो एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी is required to be made before the end of 5 consecutive year from the date of becoming a dormant company। हाँ जी, ये बिल्कुल आपको पता है। जब हम डोरमेंट से एक्टिव होते हैं तो बेटा डोरमेंट से एक्टिव होने के लिए कितने टाइम में हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है? 5 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मैक्सिमम 5 साल के लिए होता है, और 5 साल में अगर आप एक्टिव नहीं हुए तो आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देता है ROC। तो आप डोरमेंट से एक्टिव होना चाहते हो तो विद इन 5 years फ्रॉम ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी ROC को। और इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी इज नॉट मेड बिफोर द एंड ऑफ 5 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग ए डोरमेंट कंपनी। और अगर आपने 5 साल के अंदर ये एप्लीकेशन नहीं दी एक्टिव होने के लिए डोरमेंट से, then name of the company is struck off from the register of the companies maintained by the ROC। तो ROC फिर कंपनी को क्या कर देता है? स्ट्राइक ऑफ कर देता है। ये तो पता ही है। सो 2 पॉइंट जो याद रखने बेटा डोरमेंट से एक्टिव में आने के लिए, डोरमेंट से एक्टिव में आने के लिए 2 पॉइंट जो याद रखने हैं। पहली पॉइंट ये कि 5 साल के अंदर डोरमेंट से एक्टिव में आ जाना है, जिस दिन हम डोरमेंट का स्टेटस मिला था। और अगर 5 साल में नहीं आ पाए तो बेटा फिर ROC हमें क्या कर देगा? स्ट्राइक ऑफ कर देगा। एंड लास्ट टॉपिक एंड लास्ट प्रोसीजर, अभी तो हमने ऊपर प्रोविजन पढ़े थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोसीजर। अगर हमें डोरमेंट से एक्टिव में आना है तो क्या करेंगे? अच्छा याद करिए, जब हम इनएक्टिव से डोरमेंट का स्टेटस लिया था, MSC1 में एप्लीकेशन दी थी और MSC2 में सर्टिफिकेट मिला था, और MSC3 आपने पढ़ा। MSC3 किस लिए होता है? एनुअली जो रिटर्न फाइल की जाती है। अब जो डोरमेंट कंपनी एक्टिव में आना चाहती है वो MSC4 में एप्लीकेशन देगी और ROC MSC5 में सर्टिफिकेट देगा और वो कंपनी दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। तो MSC1 में एप्लीकेशन दिया,
डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए एमएससी 2 में सर्टिफिकेट मिल गया, एमएससी 3 में एनुअली रिटर्न फाइल करी डोरमेंट कंपनी ने, एमएससी 4 में अब एप्लीकेशन देगी वो डोरमेंट से एक्टिव मानने के लिए, और एमएससी 5 में आरओसी उसे सर्टिफिकेट दे देगा डोरमेंट से एक्टिव मानने के लिए। सो डोरमेंट कंपनी शैल फॉलो द बिलो प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी ऑन इट्स ओन। तो नीचे बेटा जो स्टेटस है बेटा, दो प्रोसीजर है, 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं डोरमेंट से एक्टिव में आने के लिए। मैंने आपको बता दिया एमएससी 4 में एप्लीकेशन और एमएससी 5 में सर्टिफिकेट। सो एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन फॉर्म नंबर एमएससी 4। एमएससी 4 में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। एमएससी 4 में हम एप्लीकेशन देंगे डोरमेंट कंपनी से एक्टिव कंपनी में आने के लिए। साथ में क्या लगाएंगे, फीस which should be accompanied by a return in form number MSc 3। और जब MSc 4 एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो MSc 3 भी साथ में अटैच कर देंगे, जो क्या है, रिटर्न है डोरमेंट कंपनी की। इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी इज बीइंग फाइल्ड। तो मतलब डोरमेंट से एक्टिव में आने के लिए, एक तो हम MSc 4 में एप्लीकेशन दे रहे हैं और MSc 4 एप्लीकेशन के साथ MSc 3 रिटर्न भी अटैच कर रहे हैं। और रजिस्ट्रार आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन फाइल्ड, रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करेगा एंड ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी, और आपको एक्टिव कंपनी का स्टेटस दे देगा। एंड डोरमेंट कंपनी शैल इशू ए सर्टिफिकेट, डोरमेंट कंपनी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा MSc 5 में अलाउइंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी टू द एप्लीकेंट, और आपको दोबारा से फिर क्या हो जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा एक्टिव कंपनी का। सो डोरमेंट कंपनी जो थी बेटा, उसने एप्लीकेशन दी आरओसी को MSc 4 में, और उसको डोरमेंट से एक्टिव में जो सर्टिफिकेट मिला वो MSc 5 में। तो 5 फॉर्म है बेटा इस चैप्टर में, MSc 1, MSc 2, MSc 3, MSc 4, MSc 5। MSc 1 और MSc 2 यूज होते हैं डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। MSc 3 में डोरमेंट कंपनी की रिटर्न फाइल होती है, और MSc 4 और 5 में डोरमेंट कंपनी एक्टिव कंपनी का स्टेटस लेती है। आगे बात समझ। नीचे देखिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज शैल इन द फॉलोइंग केसेस चेंज द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी टू एक्टिव कंपनी। अब नीचे बेटा जो केस लिखे हैं, इन नीचे लिखे बिलो मेंशन्ड केसेस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करती है, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चेंज कर देती है एक्टिव कंपनी का। ऊपर तो कंपनी ने स्टेटस लिया था, आपने क्या पढ़ा, MSc 4 में कंपनी ने एप्लीकेशन दी जो डोरमेंट थी, और MSc 5 में उसे सर्टिफिकेट मिल गया और डोरमेंट सब एक्टिव में आ गई। अब जो पढ़ रहे हो, आरओसी क्या करेगा, जो नीचे लिखे केसेस है उनमें कंपनी का स्टेटस चेंज कर देगा डोरमेंट से एक्टिव में। पहला, where a dormant company does or omit to do any act mentioned in the ground in the application made for obtaining status of dormant company, any act or omission affect its status of dormant company, then director of such company are required to file an application within 7 days of such an event for obtaining the status of active company। मान लीजिए जब डोरमेंट कंपनी को जब सर्टिफिकेट दिया था MSc 2 में, तो बेटा जब डोरमेंट कंपनी को सर्टिफिकेट दिया था MSc 2 में, तो रजिस्ट्रार ने कुछ टर्म्स लगाई होंगी कि इन ये एक्ट जो आपको बोले गए आपको पूरे करने, अगर आपने कंप्लाई ना करे तो आपका स्टेटस मैं डोरमेंट से एक्टिव कर दूंगा। मतलब डोरमेंट कंपनी का स्टेटस तो मिल गया कंपनी को, पर डोरमेंट कंपनी के स्टेटस में कुछ पॉइंट्स बताया आरओसी ने कि अगर ये हैपेंड हुए और अगर आपने कंप्लाई नहीं करे तो आपका स्टेटस में दोबारा से क्या कर दूंगा, डोरमेंट से एक्टिव। अब जो एक्ट बोला था आरओसी ने करने के लिए डोरमेंट कंपनी को, मान लीजिए रिटर्न फाइल करनी थी ईयरली, नहीं फाइल करी, या फिर कोई एक्ट और बोला गया था डोरमेंट कंपनी को कंप्लाई करने के लिए, जो कंप्लाई नहीं करा, तो जैसे वो डिफॉल्ट हो जाएगा उसके 7 दिन के अंदर ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आरओसी को एप्लीकेशन दे, सर हमने वो डिफॉल्ट कर दिया है और आप हमें क्या कर दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए, एप्लीकेशन के बेसिस पर हमें आप डोरमेंट से एक्टिव का सर्टिफिकेट स्टेटस दे दीजिए। और दूसरा, या फिर वेयर द रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट कंपनी रजिस्टर्ड एज डोरमेंट कंपनी अंडर हिज जुरिसडिक्शन has been functioning in any manner directly or indirectly affecting the status of dormant company, and registrar can initiate the proceeding for inquiry under section 206 of Companies Act, and after giving inquiry opportunity of being heard to the company in this regard, if it is found that company has actually been functioning, registrar can remove the name of the company from register of dormant company and treat it as a active company। मतलब बेटा आपने सर्टिफिकेट तो ले लिया डोरमेंट कंपनी का, बट आप क्या कर रहे हो, बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हो। भाई डोरमेंट कंपनी का जिसको स्टेटस मिलता है वो बिजनेस ऑपरेशन थोड़ी करता है, और अगर आप बिजनेस ऑपरेशन कर ही रहे हो तो फिर डोरमेंट कंपनी का स्टेटस क्यों। आपने डोरमेंट कंपनी का भी स्टेटस ले लिया और आपकी एक्टिविटी भी चल रही है बिजनेस की,
और रजिस्ट्रार को ये बात पता लगी कि आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, तो सेक्शन 206 में रजिस्ट्रार ने इंक्वायरी भी करवाई। इंक्वायरी करवाने के बाद रजिस्ट्रार को कंफर्म हो गया बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो। रजिस्ट्रार आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा, नोटिस देगा और कंपनी को बोलेगा कि मेरी इंक्वायरी के बाद मुझे पता लग गया कि आप एक्टिविटी कर रहे हो, बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हो, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और इसके लिए एक प्रॉपर नोटिस देगा कंपनी को, और उसके बाद ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद, नेचुरल जस्टिस देने के बाद आरओसी उस कंपनी को ट्रीट कर देगा एज एक्टिव कंपनी। ओवर बच्चों, समझ आ गई बात? तो लास्ट के 2 पॉइंट समझ आए? किन 2 पॉइंट में क्या कर रहा है रजिस्ट्रार, एक कंपनी को डोरमेंट कंपनी से एक्टिव का स्टेटस दे रहा है, चेंज कर रहा है। कब? जब एक एक्ट थी बेटा, जो एक्ट बोले गए थे करने के लिए डोरमेंट कंपनी को, और वो एक्ट नहीं करे डोरमेंट कंपनी ने, तो उसके 7 दिन के अंदर कंपनी खुद एप्लीकेशन दे, डायरेक्टर खुद एप्लीकेशन दे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस सरेंडर करने के लिए, एक्टिव कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। दूसरा, जहां पर रजिस्ट्रार को इंक्वायरी के बाद अंडर सेक्शन 206 में लग गया पता कि भैया कंपनी के यहाँ तो बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है, तो फिर कंपनी उसके बाद एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद उसके बाद कंपनी का स्टेटस गवर्नमेंट से एक्टिव में कन्वर्ट कर देगी। हाँ जी बताइए, समझ आ गया बेटा? दिस कंक्लूड योर डोरमेंट कंपनी चैप्टर। छोटू सा चैप्टर था और बिल्कुल सिंपल चैप्टर था। कैसे? सबसे पहले आपने पढ़ा डोरमेंट कंपनी का प्रोविजन, सेक्शन 455 कंपनी मिसलेनियस रूल 2014। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कौन ले सकता है? दोनों, कंपनी खुद भी ले सकती है और आरओसी भी दे सकता है। डोरमेंट कंपनी का स्टेटस किसको मिलता है? वो कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बना रही है और आज एसेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाएगी। और वो इनएक्टिव कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। इनएक्टिव कंपनी कौन है? जो 3 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे, जिसके यहाँ कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं चल रहा, या पिछले 2 साल से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, या पिछले 2 साल से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं है। अब कैसे लेंगे स्टेटस डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए? अगर आप कंपनी एप्लीकेशन देना चाह रही है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए, तो एमएससी 1 में एप्लीकेशन देगी, बट उससे पहले बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाएगी और शेयर होल्डर की मीटिंग का डेट टाइम मेन्यू डिसाइड करेगी। शेयर होल्डर आकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे मीटिंग में। उसके बाद एमएससी 1 में एप्लीकेशन जाएगी, आरओसी एमएससी 2 में सर्टिफिकेट दे देगा। और एमएससी 1 के साथ क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लगाई जाएंगी, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी लगाई जाएगी, डायरेक्टर की डिक्लेरेशन लगाई जाएगी। फिर उसके बाद ए से लेकर आपने आई तक वो कंपनीज पढ़ी जो कंपनीज अलाउड नहीं डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। फिर आपने ए से लेकर एफ तक पढ़ी एग्जम्पशन डोरमेंट कंपनी को जो मिलती है। 2 बोर्ड मीटिंग साल में करवाएंगे, 4 नहीं करवाएंगे। अच्छा, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो नहीं आता, इनके ऊपर रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाली रिक्वायरमेंट नहीं आती। अच्छा, इनके अलावा लेसर फ्यू कंप्लायंस, इसके ऊपर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कम है। और इसके अलावा डोरमेंट कंपनी का स्टेटस 5 साल तक है, 5 साल के अंदर इनको दोबारा एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने आए कि डोरमेंट, अब हम क्या करना चाहते हैं, दोबारा से डोरमेंट से एक्टिव आना चाहते हैं, तो एमएससी 4 में एप्लीकेशन देते हैं और एमएससी 5 में हमें क्या मिल जाता है? सर्टिफिकेट मिल जाता है डोरमेंट से एक्टिव माने का। दिस कंक्लूड योर डोरमेंट कंपनी चैप्टर। और 25 नंबर के मार्क्स के पार्ट में हमने 2 चैप्टर कर लिए बेटा, स्ट्राइकिंग ऑफ चैप्टर नंबर 21, डोरमेंट कंपनी चैप्टर नंबर 19। आप बोलोगे सर बीच वाला चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया? बिकॉज दोनों कनेक्टेड थे आपस में, इसलिए पहले पढ़ा दिए। अब बीच वाला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इंसॉल्वेंसी वाला। उसमें बेटा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पढ़ेंगे एक तो, और एक कंपनी जो इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड पूरा नहीं है, उसका कुछ पार्ट है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, कुछ पार्ट है। वो पार्ट जो है हम वही बस उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, बाकी प्रोफेशनल में है। सो आज के लिए इतना है बच्चों। थैंक यू सो मच। बाकी हंसते रहिए बेटा, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे पढ़ाते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।